Hello students, hope you all are doing well. Today in this video we will learn the question and answers of our first poem Dust of Snow written by Robert Frost. So students, आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। जो हमारा पहला पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, उसका क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में देखेंगे और उसके मीनिंग्स को समझेंगे। So students, we will begin from thinking about the poem, पेज नंबर 14। फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज्ड हिज मूड? पोएट क्या कहते हैं, उनका मूड जो है क्या बदल देता है? हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज? और पोएट का मूड कैसे चेंज हो जाता है? तो हमारा आंसर है, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मीनिंग होता है, यहाँ पे बताया गया है कि स्नो का जो फाइन पार्टिकल्स है उसको डस्ट ऑफ स्नो यहाँ पे कहा गया है। द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड। तो यहाँ पे जो सडन शावर होने लगता है, किसके रूप में? डस्ट ऑफ स्नो के रूप में जो एक शावर होने लगता है वो पोएट के मूड को कम्प्लीटली बिल्कुल चेंज कर देता है। द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम द स्टेट ऑफ सैडनेस टू हैप्पीनेस। यानी पोएट का जो मूड है, उनका जो माइंड है, वो किस स्टेट से चेंज हो रहा है? स्टेट ऑफ सैडनेस, सैडनेस से हैप्पीनेस में चेंज हो जाता है। वो बिल्कुल हैप्पी हो जाते हैं। ही बिकेम कंप्लीट हैप्पी। ही फेल्ट रिफ्रेश्ड, और वो कैसा फील कर रहे हैं? रिफ्रेश। एंड वांटेड टू एन्जॉय द रेस्ट ऑफ द डे, और वो बाकी का जो दिन था, रेस्ट ऑफ द डे था, उसको वो बिल्कुल अच्छे तरीके से एंजॉय करना चाहते थे। सो स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? तो यहाँ पे फ्रॉस्ट जो है वो नेचर को कैसे इस पोएम में कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, वो हमें बताना है। The following questions may help you to think of an answers. Now, below there are 3 question and answers given. After reading these questions, I think you will be able to conclude with an answer, या आपको कुछ ना कुछ आंसर जरूर पता चलेगा after you read this. So we will discuss these 3 questions यहाँ पे क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स? तो अक्सर पोएम में वह कौन कौन से बर्ड्स हैं जो देखा जाता है, जो कवि मेंशन करते हैं? डू यू थिंक क्रो इज़ ऑफन मेंशनड इन पोएम? क्या आपको लगता है क्रो अक्सर पोएम में मेंशन किया जाता है? व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ ए क्रो? जब आप एक क्रो के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में वो कौन कौन सा इमेज आता है? सेकेंड क्वेश्चन है, अगेन व्हाट इज़ द हेमलॉक ट्री? फिर अब एक हेमलॉक ट्री क्या है? वाई डजंट द पोएट राइट मोर अबाउट मोर ब्यूटिफुल ट्री सच एज ए मैपल और एन ओक और ए पाइन? तो कवि क्यों नहीं और भी बहुत सारे खूबसूरत पेड़ हैं जैसे मैपल, ओक और पाइन, वो सब के बारे में भी लिख सकते हैं। नाउ ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया? हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट? क्रो और हेमलॉक जो है क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जॉय और सॉरो। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो एंड द क्रो शेक्स ऑफ ए हेमलॉक ट्री स्टैंड्स फॉर? तो यहाँ पे व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो, वो जो डस्ट ऑफ स्नो जो क्रो जो शेक करके पोएट के बॉडी के ऊपर गिराता है, व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर? वो क्या बता रहा है, वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। So now we will discuss the answer. Frost is often called the poet of nature. अब फ्रॉस्ट को अक्सर नेचर का पोएट कहा जाता है, वो नेचर के बारे में अधिक लिखते हैं। Unlike Wordsworth, he does not glorify nature but takes an objective view. तो यहाँ पे ये वर्ड्सवर्थ की तरह वो केवल नेचर को ग्लोरीफाई नहीं करते हैं, उसको एक ऑब्जेक्टिव व्यू देते हैं। उसमें क्या है, उसके क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, उसका अंदरूनी और बाहरी जो पार्ट है, वो सभी चीज़ के बारे में वो डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। ही डिस्क्राइब्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर। वो उसके जो पॉजिटिव चीज़ है नेचर का और जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, वो हर चीज़ को पोएट जो है काफ़ी डिटेल में बताते हैं। इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, Frost represents a positive view of nature.
तो यहाँ पे जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, वहाँ पे फ्रॉस्ट जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं एक पॉजिटिव व्यू ऑफ नेचर का एक पॉजिटिव व्यू को दिखा रहे हैं। कैसे? हिज डिप्रेस्ड एंड सैड मूड इज चेंज्ड इन ए हैप्पी वन। उनका जो एक डिप्रेस्ड मूड था, एक सैड मूड था, वो कम्प्लीटली जो है एक हैप्पी वन में चेंज हो जाता है। कब? व्हेन ए सिंपल इवेंट हैपेंड विथ हिम, जब एक छोटा सा एक साधारण सा इवेंट, एक घटना उनके साथ होता है तब। ए क्रो शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम। एक क्रो जो है उनके ऊपर शुक करता है क्या? डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम एंड चेंज हिज मूड। और इस तरीके से उनका जो मूड जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। सो नाउ स्टूडेंट्स, अभी हम लोग फर्स्ट का आंसर डिस्कस करेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन था, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स? डू यू थिंक क्रो इज ऑफन मेंशन इन पोएम्स? व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ ए क्रो? नाउ अभी हम लोग इसका आंसर डिस्कस करेंगे। Generally, poet takes the birds which are known for their beauty and good qualities like peacock, swan, cuckoo, myna etc. तो अक्सर देखा जाता है कि पोएट उन बर्ड्स को लेते हैं, उस बर्ड्स को लेते हैं जो जनरली उसकी ब्यूटी के लिए जाना जाता है, गुड क्वालिटीज़ के लिए जाना जाता है, सुंदरता के लिए जाना जाता है, उसके गुण के लिए जाना जाता है, जैसे पीकॉक हो गया, स्वान, कुकू, मैना एक्सेट्रा। नेक्स्ट पैराग्राफ पे देखते हैं क्या है। बट हियर फ्रॉस्ट हैज़ टेकन ए टोटली डिफरेंट अप्रोच एज ही चोज ए क्रो। लेकिन इस पोएम में एक बिल्कुल ही अलग अप्रोच है, एक बिल्कुल ही टोटली हट कर के है, क्योंकि फ्रॉस्ट ने यहाँ पे एक क्रो को चूज़ किया है। क्रो इज़ नॉट ऑफन यूज्ड इन पोएम्स। तो अक्सर हम देखते हैं कि किसी भी पोएम में क्रो का वर्णन नहीं होता है, क्रो को यूज़ नहीं किया जाता है। क्रो इज़ ब्लैक इन कलर एंड हैज़ ए वेरी हार्श वॉइस। तो क्रो जो है वो बिल्कुल काला कलर का होता है और उसका वॉइस कैसा होता है? बहुत ही हार्श, एकदम बहुत ही कड़वा वॉइस होता है उसका, बहुत तेज़ आवाज़ होता है, जो लोग जो है उसको सुनना पसंद नहीं करते हैं। इट इज़ बिलीव टू बी ए सिंबल ऑफ बैड ओमेन। तो ये एक बुरी चीज़ों का बताता है कि अब कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा घटने वाला है। तो ओमेन उसको बताता है कि लोग जब क्रो के वॉइस को सुनते हैं तो उनके मन में समथिंग, कुछ एक ऐसा आता है कि समथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन। ओके, तो एक बैड चीज़ों को, बुरी घटनाओं को दर्शाता है यहाँ पे। थिंकिंग ऑफ ए क्रो ब्रिंग्स वेरी डिप्रेसिंग एंड सोरोफुल पिक्चर टू अवर माइंड। तो जब हम क्रो के बारे में सोचते हैं तो वो क्या लाता है हमारे माइंड में? एक बहुत ही डिप्रेसिंग, उदास, सोरोफुल, ठीक है ना, पिक्चर हमारे माइंड में, एक बहुत ही सैड मोमेंट का एक जो है ना पिक्चर हमारे माइंड में फॉर्म होता है जब हम एक क्रो के बारे में सोचते हैं तब। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पहला पॉइंट का आंसर। अभी हम लोग सेकेंड पॉइंट का आंसर देखेंगे। अगेन, व्हाट इज़ अ हेमलॉक ट्री? वाई डजंट द पोएट राइट about more beautiful trees such as maple or an oak or a pine? इसका आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे। A hemlock tree is a poisonous plant with a small white flower। तो hemlock tree जो है एक poisonous plant होता है, जहरीला पौधा है, और जिसमें जो छोटे छोटे कलर के स्मॉल वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। The poet Robert Frost didn't choose to use an oak, maple or pine tree and instead chose the hemlock tree so that he could present his depressed mood and feelings। तो पोएट जो है ये चूज़ करते हैं हेमलॉक ट्री को, और वो ओक, मैपल या पाइन को चूज़ नहीं करते हैं। क्यों? सो दैट ही कुड प्रेजेंट हिज डिप्रेस मूड, ताकि वो अपना जो डिप्रेस मूड था, उनका जो सैड मूड था और उनका जो फीलिंग था उस समय, उस फीलिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने हेमलॉक ट्री को चूज़ किया है। नाउ अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा नंबर था, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट? क्रो और हेमलॉक जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? जॉय और सॉरो। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ ए हेमलॉक ट्री स्टैंड्स फॉर? इसका हम लोग आंसर देखेंगे। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो एंड डिप्रेशन फेल्ट बाय द पोएट इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो पोएट जो है यहाँ पे किस चीज़ को बता रहे हैं? द
कह रहे हैं कि क्रो एंड हेमलॉक ट्री बता रहा है एक सॉरो एंड डिप्रेशन फेल्ट बाय द पोएट, पोएट ने जो फील किया है इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, ठीक है, यानी कि इस मनी वर्ल्ड में, ठीक है, लोग यहाँ जो पैसे के पीछे भागते हैं रिलेटेड टू मनी पोजीशन को हम कहते हैं, तो उस चीज़ों को पोएट ने यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से दर्शाया है। द डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय, तो यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो एक किस चीज़ का सिंबल है, एक प्रकृति के खुशी का सिंबल है, नेचुरल जॉय एंड एनर्जी, और ये ऊर्जा को भी बताता है। द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री इज ए साइन ऑफ नेचर्स ब्लेसिंग। अब यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो एक क्रो जो शेक कर रहा है एक हेमलॉक ट्री पे बैठ करके, वो पोएट कर रहे हैं कि एक नेचर का ब्लेसिंग है, दिस इज अ ब्लेसिंग ऑफ नेचर। It means that the poet is passing through the sad and depressing moment and is entering the time full of joy and optimism। यहाँ पे बता रहा है कि पोएट जो है पास कर रहे थे कैसा, एक सैड मोमेंट से, एक डिप्रेसिंग मोमेंट से, एंड बिकॉज ऑफ ए स्मॉल इवेंट, एक छोटे से इवेंट के कारण ही एंटर्ड इनटू द टाइम ऑफ जॉय, वो किस टाइम में एंटर कर जाते हैं, फुल ऑफ जॉय एंड ऑप्टिमिज्म, यानी कि जहाँ पे पॉजिटिविटी है, एनर्जी है, तो उस मूवमेंट में वो एंटर कर जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये 3 पॉइंट्स के आंसर क्लियर हो गए होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हम थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे कि हमारा थर्ड क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड एंड होपलेस, क्या ऐसा टाइम आया है, क्या ऐसा मोमेंट आया है जब कभी आप काफ़ी डिप्रेस्ड या होपलेस फील किए हैं। हैव यू एक्सपीरियंस्ड ए सिमिलर मोमेंट दैट चेंज्ड योर मूड दैट डे, तो क्या आपने कभी ऐसा सिमिलर मोमेंट फेस किया है कि आपका जो मूड है उस दिन बिल्कुल चेंज हो गया हो किसी इवेंट के कारण, किसी कारण बस। सो हम लोग इसका आंसर देखते हैं क्या है। यस, देयर हैव बीन नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन आई फेल्ट डिप्रेस्ड एंड होपलेस। हाँ, ऐसा बहुत सा टाइम आया है जब मैं कैसा फील किया, काफ़ी डिप्रेस्ड एंड होपलेस फील किया हूँ। समटाइम्स सच मोमेंट्स वेर ए रिजल्ट ऑफ माई ओन एक्शन, तो कभी कभी वो मेरे ओन एक्शन के कारण, ठीक है, मैं डिप्रेस फील किया हूँ, तो यही यहाँ पे लिखा है द रिजल्ट ऑफ माई ओन एक्शन एंड समटाइम दे वेर अरोज्ड, और कभी कभी वो कैसे अरोज हुआ, अरोज मीन्स कैसे हुआ, वो मूवमेंट कैसे है, बाय अदर्स पीपल बिहेवियर एंड एटीट्यूड, तो कभी कभी हम क्या हो जाता है खुद के एक्शन के कारण या किसी दूसरे लोगों के बिहेवियर या एटीट्यूड के कारण हम क्या हो जाते हैं, काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, या हम होपलेस अपने आप को फील करने लगते हैं। यस, आई हैव एक्सपीरियंस्ड ए सिमिलर मोमेंट दैट चेंज माई मूड, और हमने ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा मोमेंट फील किया है अपने लाइफ में जो मेरे माइंड को कम्प्लीटली बिल्कुल वॉश कर देता है, कम्प्लीटली चेंज कर देता है और पॉजिटिविटी से फिल कर देता है। वन डे आई वॉज वेरी अपसेट सो आई वेंट फॉर ए वॉक, एक दिन मैं काफ़ी अपसेट था, काफ़ी बुरा फील कर रहा था, तो आई वेंट फॉर ए वॉक, मैं वहाँ से टहलने के लिए चला गया। आई सॉ ए स्मॉल बॉय विथ वन लेग सिटिंग इन द पार्क, मैंने देखा कि एक छोटा सा लड़का जिसके पास एक ही पैर है वो पार्क में बैठा है एंड एन्जॉइंग विथ हिज फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ वो एन्जॉय कर रहा है। द साइट एंड द जॉय दैट द बॉय वॉज शेयरिंग विथ हिज फ्रेंड्स चेंज्ड माई मूड, तो यहाँ पे ये नज़ारा जो था, ये साइट जो मैंने देखा, ये साइट, द जॉय और खुशी जो लड़के में मुझे नज़र आई, दैट द बॉय वॉज शेयरिंग विथ हिज फ्रेंड्स, वो जो खुशी अपने दोस्तों के साथ बांट रहा था, चेंज माई मूड, वो मेरे माइंड को बिल्कुल क्या कर दिया, चेंज कर दिया, बदल दिया। एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी, और मुझे काफ़ी हैप्पी फील हुआ फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, यानी कि मैं उस समय से जो बाकी जो रेस्ट ऑफ द डे था, बचा हुआ दिन था, मैं बिल्कुल रिफ़्रेश हो गया, मैं काफ़ी हैप्पी हो गया, मेरे माइंड जो है बिल्कुल वो सैड से हैप्पीनेस में चेंज हो गया। आई ऑल्सो जॉइंड हिम एंड एन्जॉयड द कंपनी, मैं भी उसको ज्वाइन किया और उसका कंपनी का आनंद उठाया, उसमें मैं भी इन्वॉल्व हो गया। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये ऑल दिस 3 क्वेश्चंस, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चंस आर क्रिस्टल क्लियर, अभी आपको क्लियर हो गया होगा, बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन यू ऑल द माइन्यूट थिंग्स गिवन हियर, सबको मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है इन हिंदी, सो दैट you will be able to understand clearly. So students, I recommend you to write
all these answers, as far as possible, try to write in your own words. Just go through it, and you can write down the meaning of the hard words, so that it will be easy for you when you write in your own words. So read it once and try to write in your own words, and in my upcoming video I will explain you the remaining question and answers given here. So I'll stop till here. That's all for today. Have a great day. Thank you.